नमस्कार। S4 नोट में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अधऐतिहासिक युग से संबंधित है और अन्य तीनों कथन जो है वह सत्य होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों सही होगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग से है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों के विषय वस्तु क्या है। तो उपनिषदों के विषय वस्तु क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन। उपनिषदों के विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है सूचियों को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। 1 में है बुद्ध, बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म क्या इंगित करता है, तो बुद्ध का जन्म जो है वह कमल से सूचित किया जाता है। और दूसरा में है गृह त्याग। गृह त्याग जो है यह घोड़ा से सूचित किया जाता है। और तीसरा में है मृत्यु। मृत्यु किससे सूचित किया जाता है, तो मृत्यु जो है वह स्तूप से सूचित किया जाता है। और चौथा में है ज्ञान के प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोधि वृक्ष से सूचित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदवंश और घनानंद। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर नंदवंशीय शासक घनानंद का शासन था और 326 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल था। अगला प्रश्न है कि नटराज के प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। नटराज के प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल कला से। कांस्य के चतुर्भुज नटराज की मूर्तियाँ चोल कला की प्रसिद्ध मूर्ति में शामिल है। अगला है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव। संगम साहित्य केवल चेर, चोल और पांड्य वंश का वर्णन मिलता है, पल्लव का नहीं मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। पंचाल महाजनपद के 2 राजधानियाँ थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पंचाल के कंपिल। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। मदद ए मास का संबंध, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व में मुक्त भूमि से। मुगल प्रशासन में विद्वानों को धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र का। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र के फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया था।
अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और जबकि शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अगला प्रश्न है कि पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था। पाबना किसान विद्रोह, इसका उत्तर क्या होगा। पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल में, ऑप्शन डी। और यह विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1928 में किया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1923 में इलाहाबाद में किया गया, 1923 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है वह 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के यूपी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मद्रास महाजन सभा के स्थापना 1884 में एम.बी. राघवाचारी और बी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चार्लू ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 4 दिसंबर 1931 तक चला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटरम एवं टेलर ने। जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटरम एवं टेलर ने। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुआ था। बंगाल के विभाजन की योजना कब प्रभावी हुआ था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष।
कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय पत्र के संपादक, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय जो है वह साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और जहां इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडों को फहराया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1904 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर थॉमस रैले के अधीन वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय के आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग को सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1904 में। अगला प्रश्न है कि घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति का जनक किसको माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को घेरे की नीति यानी रिंग्स ऑफ पॉलिसी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा में। बिहार के नवादा जिला में स्थित है ककोलत। अगला प्रश्न है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से। तिरहुत त्रिवेणी तथा त्योर नहर का गंडक पर है। अगला है कि बिहार के अधिकांश भाग है, बिहार के अधिकांश भाग कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदानी। बिहार का 90% भाग मैदानी है और कुल भाग पर्वतीय तथा पठारी है। अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 483 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन है? सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, मुंगेर। अगला प्रश्न है कि पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली मुहम्मद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अली मुहम्मद। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन के दौरान पटना में 4 प्रवर्तक को नियुक्त किए जो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली और विलायत अली थे। अली मुहम्मद नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसने एक प्रस्ताव पेश किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृजकिशोर सिंह। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज अभिषेक हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरखुरशियर को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, फरखुरशियर। 1713 में मुगल सम्राट फरखुरशियर को बिहार में राजाभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों को मिलान करना है।
नीचे दिया गया सूची 1 में रियासत और सूची 2 में क्षेत्र। पहला है श्रीनगर। श्रीनगर रियासत का क्षेत्र कौन था? तो श्रीनगर रियासत के क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया। श्रीनगर रियासत के हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया। और दूसरा में दिया गया ऑप्शन 2 में दरभंगा। दरभंगा रियासत के क्षेत्र कौन होगा? तो मिथिला इसका हो जाएगा। और तीसरा में टेकारी, तो टिकारी के क्षेत्र हो जाएगा गया। और चौथा में दिया है हथुआ, हथुआ के क्षेत्र हो जाएगा सारण। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बिहार को भारी तबाही हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया और इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। समिति के 2 उद्देश्य था, पंचायती राज व्यवस्था के सिफारिश करना। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम आचार्य कौन थे? बिहार विद्यापीठ के प्रथम आचार्य, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। 6 फरवरी 1921 को बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय के भवन में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ और इसके प्रचार है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से कौन जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है वह राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर क्या होगा? राजनीतिक पीड़ित दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया और इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? बजट 2020 में किसानों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022 तक। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन्य क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? वन्य क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में वन्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य में क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस अभयारण्य पश्चिम बिहार को हाल ही में बिहार के सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? बिहार के किस अभयारण्य को पश्चिम बिहार को हाल ही में बिहार के सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोगा बिल पश्चिम बिहार को। और गोगा बिल पश्चिम बिहार जो है वह कटिहार जिले में स्थित है और ये बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपा गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा को। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन 2021 में किया जाएगा जिसकी मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? दामिनी ऐप का संबंध, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजपात्र के चेतावनी से। भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी ऐप विकसित किया है और इसका संबंध आकाशीय बिजली की चेतावनी से है। यह ऐप बिजली, वज्रपात और ठनका के सटीक जानकारी 30 मिनट पहले ही दे देगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? 10 जुलाई 2020 को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया जिसे एशिया का बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। हरित रेलवे बनने के लिए 2030 तक शून्य कार्बन का उद्देश्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। और यह भेल के द्वारा सहयोग से मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत की गई है 2030 तक शून्य कार्बन का उद्देश्य से। अगला प्रश्न है कि किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन लीजेंड, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। अमेरिका में लगातार हो रहे हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कानून परिवर्तन अभियान ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। मणिपुर में आयरिंग नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है और लंबाई 703 मीटर हो जाएगा। 141 मीटर ऊंचाई होगा और लंबाई 703 मीटर होगा इस पुल का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जो कि गलत है। इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है और सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार वाराणसी को प्राप्त हुआ है। 4थी बार है, न कि 5वीं बार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है। कोविड-19 संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार सरकार ने कोविड-19 से संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया था। अगस्त 2020 में, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। मॉरिशस में एक जापानी जहाज 4000 टन ईंधन तेल के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया और यह जहाज ब्राजील से सिंगापुर के लिए जा रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल के खाड़ी में 4-5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है। 4-5 सितंबर को आयोजित इंद्र युद्धाभ्यास, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रूस नौसेना युद्धाभ्यास है इंद्र। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, डेविड एटनबरो को। और अंग्रेजी इतिहासकार है डेविड एटनबरो और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को आगे बढ़ाने हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, एक यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ऑप्शन 3 यह महिला विजेता नाओमी ओसाका रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 दोनों। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 सितंबर 2020 को
इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। इसका थीम है 16 सितंबर 2020 को मनाया गया ओजोन संरक्षण दिवस का थीम है ओजोन फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुआ और IBSA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, IBSA में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही IBSA में शामिल नहीं है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2027 तक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और प्रकलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान का सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा SRS यानी सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS सिस्टम सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है, सर्वाधिक जन्म दर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा SRS सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर बिहार राज्य में है और बिहार में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 26.2 है और बिहार में ग्रामीण जन्म दर 26.8 तथा शहरी जन्म दर 21.9 हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2000। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुसान डेनियल को। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सुसान डेनियल को कन्नड़ उपन्यास कुसुमाबले के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है, सुसान डेनियल को। अगला प्रश्न है कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसेडोनिया को। नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया और नाटो की स्थापना 1949 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर में। सुंदरबन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र के तर्ज पर कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का पहला और इकलौता केंद्र होगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पी चिदम्बरम। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू। प्रशांत महासागर में स्थित देश है न्यू। डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। डार्क स्काई क्या है उसके बारे में जानते हैं। डार्क स्काई जो है वह अर्थ रात्रि के समय वातावरण को संभावित रूप से अंधेरा रखना इसका मुख्य काम है। अगला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हिलेल फूरस्टेनबर्ग को जो इजराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गोलिस जो रूसी और अमेरिकी को वर्ष 2020 में एबेल प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में है और यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में है।
अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब लागू किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर धारा 370 के 2 खंड 1 लागू किया गया और 35A को समाप्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है वह वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया है। अगला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई ग्रेव्स रोग जो है, ग्रेव्स रोग वह थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है और ग्वाइटर रोग जो है वह थायरॉक्सिन हार्मोन को कमी के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कालाजार, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है और खसरा और डेंगू जो है वह वायरस से संबंधित रोग है, खसरा और डेंगू। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली जगह भरना है से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चाल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चाल। अगला है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक। उत्पादक जो है वह जैविक और अजैविक घटक के मध्य बिचौलिए के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए O2। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। O2 जो है वह हरित गृह गैस नहीं है, बाकी CO2, CFC और CH4 यह हरित गृह गैस है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में रोगी के दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से संवेदनशील स्थल है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सभी स्थल जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है, जैसे पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा और सुडालैंड और पश्चिमी हिमालय, ये सब जो है वह जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है। अगला प्रश्न है कि रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है? रक्त कोष में, ब्लड बैंक में रक्त को किस रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट रक्त में मिला करके रक्त ब्लड बैंक में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस
भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? किस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा को। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि तापमान का ईसाई मात्रक क्या है? तो केल्विन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो है वह रक्त में थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? अनॉक्सीकृत रुधिर किसमें प्रवाहित होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी में। सभी धमनियों में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है और फुफ्फुस धमनी में इसका अपवाद है। आगे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग में परिवहन कोशिकाओं के फेफड़े तक बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वीकल्चर छिपकली का अध्ययन। यह गलत है। सिल्वीकल्चर जो हो जाएगा, सिल्वीकल्चर छिपकली का अध्ययन नहीं होगा। सिल्वीकल्चर जो है वह वन्य कृषि का अध्ययन होगा और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर जो है वह रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में ऑप्शन डी, यूरासिल नहीं पाया जाता है। यूरासिल जो है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर विकिरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाव दिए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन के वर्णन मिलता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन के वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व कृषि कानून जो है वह नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाग 4 का शामिल किया गया 1976 में। संविधान के भाग 4 क को मूल कर्तव्य का उल्लेख है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख कैवा अनुच्छेद में है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद के अभिन्न अंग है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, परंतु वह संसद के अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है और कई परिवर्तन करने वाले यह संशोधन 1976 में लघु संविधान के रूप में उभर करके आया है। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, 1962 में और 1976 में और 1975 में, जिसमें से 1962 में और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर और 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 पंजाब में लगा था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के चुनाव कौन कराता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73 व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी उसे अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? यदि वह संसद के सदस्य ना है तो भी वह मंत्री बन सकता है। कितने दिनों के लिए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य ना है उसे 6 माह तक मंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना से उपस्थित होने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर प्याज और आलू उत्पाद में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारतीय संविधान के बजट शब्द अनुच्छेद में नहीं है। अगला प्रश्न है कि लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष में शामिल किया गया। किस वर्ष में शामिल किया गया? 2010 में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। UNDP के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी किया जाता है और लिंग असमानता सूचकांक GII, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तथा असमानता समायोजन HDI को वर्ष 2010 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह योजना 1951 से 56 तक चला, जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहत स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो खुले बाजार की प्रक्रिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कहता है कि नाबार्ड का गठन 1982 में किया गया था और कथन 2 है कि केवल कृषि क्षेत्र के साख सुविधा प्रदान करने के लिए नाबार्ड का गठन किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा केवल एस, नाबार्ड 1982 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि RBI के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराधन प्रणाली से। अगला प्रश्न है कि जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाह हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशियाई स्टेपी के। उपरोक्त कथन मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मिश्रित खेती का, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और फसलों के एक साथ खेती करना। यह मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 88.71%। अगला प्रश्न है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल के साथ सीमा साझा कौन करता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है वह सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है वो उसको किस रूप में जाना जाता है? अस्थायी पवन को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक हवा के रूप में। अगला प्रश्न है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और इसका ऊंचाई है 2637 मीटर लगभग। अगला प्रश्न है कि सर्दियों के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण होता है उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी जो है वह कृष्णा के सहायक नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कनाडा करता है। रेपसीड सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कनाडा और चीन जो है दूसरा स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाले गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण व आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहावना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्मटन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर के आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहावना व स्वास्थ्य हो जाता है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश केन्या हो जाएगा। ऑप्शन बी,
केन्या विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सबसे बड़ा आयातक देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का उत्पादक उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा 21.12% और थर्मल का हो जाएगा 63.84%। अगला प्रश्न है कि मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 डिग्री से 50 डिग्री मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र पाया जाता है। और अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले छिछले समुद्र, पादप, प्लैंकटन के प्रचुरता, ठंडी और गर्म जल का संगम, प्रशीतन व्यवस्था एवं द्रुतगामी यातायात के सुविधा पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि कासाब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कासाब्लांका, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसायन के लिए। अगला प्रश्न है कि बाब अल मंडो किस किस को जोड़ती है। बाब अल मंडो किस किस को जोड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल सागर एवं अरब सागर से। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। छऊ और सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यह झारखंड का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।